अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे अपने क्लिनिकल पैथो का सब्जेक्ट जो कि है 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट क्लिनिकल पैथो 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे चेस्ट। अच्छा, अगर क्लिनिकल पैथो का करिकुलम आप देख लो, पहले तो आप उसका बुक ज़रा नोट कर लो। डायग्नोस्टिक इमेजिंग की बुक हम यूज़ करते हैं, 7th एडिशन हम यूज़ करते हैं। ठीक है, डायग्नोस्टिक इमेजिंग फॉर क्लिनिकल पैथो 1 and 2 बोथ, लेकिन 2 हम जो है वो 7th सेमेस्टर में पढ़ते हैं। अच्छा, इसकी कंटेंट की तरफ अगर आप आ जाओ तो कंटेंट में अपने पास नोट कर लो। चैप्टर नंबर 1 आपके कोर्स में इंक्लूड है। ठीक है, चेस्ट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है हमने। कार्डिक डिसऑर्डर चैप्टर नंबर 3 ये इंक्लूड है। चैप्टर नंबर 8 पे आ जाए, यूरिनरी ट्रैक ये इंक्लूड है, एंड फीमेल जेनिटल ट्रैक। ठीक है, ये 5 चैप्टर जो है आपके करिकुलम में जो है वो इंक्लूड है। ठीक है, चैप्टर 1 नंबर 1 जो है वो हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बेसिक है और आपने वो सब चीज़ें पढ़ी हुई हैं। एक्सरेज है उसमें, ठीक है, सीटी है, एमआरआई है, न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग है या न्यूक्लियर इमेजिंग है आपके पास। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड है। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं। एक्सरेज भी आप इसकी बेसिक्स पढ़ चुके हैं। सीटी की भी बेसिक्स आप 5th सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। एमआरआई के बेसिक्स भी पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर इमेजिंग आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, हम नेक्स्ट इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट, तो ये उसमें आपका कवर हो जाएगा। और एक अल्ट्रासाउंड आपका रहता है जो कि आपके लिए थोड़ा सा न्यू है, तो ये जो है इस पर हम अलग से 2-3 लेक्चर्स बनाएंगे, लेकिन फुल चैप्टर 1 पे टाइम ज़्यादा रह जाएगा क्योंकि आपका एग्जाम है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपना चेस्ट का चैप्टर। उसमें सबसे पहले आप टॉपिक नंबर 1 पे आ जाए, जिसमें है प्लेन रेडियोग्राफ या प्लेन चेस्ट रेडियोग्राफ। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करें अपने पास चेस्ट एक्सरेज में, कि सबसे पहले हम जब चेस्ट एक्सरे करते हैं ना, तो हम इसमें पेशेंट का पीए व्यू लेते हैं। ठीक है, पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू लेते हैं, इसको हम फ्रंटल व्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, एंड सेकंड नंबर हम चेस्ट के लिए लेटरल पे भी जा सकते हैं, लेटरल व्यूज भी हम ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा रेयर कंडीशन में। और वो कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है, अपने पास नोट कर लें। या तो हम फॉरेन बॉडी में उसके लिए यूज़ करते हैं, अगर कोई फॉरेन बॉडी है तो उसके लिए हम लेटरल व्यूज पे जाते हैं। सेकेंड नंबर, अगर हमारे पास हम लंग्स में ओब्लीक फिशर को देखना चाहते हैं, ठीक है, ऑब्लिक फिशर को इंटरप्रेट करना चाहते हैं, देन हम क्या करते हैं, लेटरल व्यू पे जाते हैं। ठीक है, एक बात याद रखें, जो लंग में हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ फिशर्स होती हैं। ठीक है, आपने लंग की एनाटॉमी पढ़ी हुई है। फिशर्स में एक आपके पास हॉरिजेंटल फिशर है और एक आपके पास ऑब्लिक फिशर है। ठीक है, हॉरिजेंटल फिशर को हम पीए व्यू पे इंटरप्रेट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, अपने पास नोट कर ले, इट्स एन इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। और जो हॉरिजन ऑब्लिक फिशर है ना, इसको हम इंटरप्रेट करते हैं ऑन लेटरल व्यू। ठीक है, तो ये चीज़ एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें। अब आगे जाते हैं, हम कहते हैं कि जो चेस्ट एक्सरे है ना, चेस्ट एक्सरे, उस पे उसको हम फुल इंस्पायरेटेड व्यू पे करते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं कि आप सांस लो और उसको बंद कर लो। ठीक है, एक हम फुल इंस्पायरेटेड व्यू पे करते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर विद नो रोटेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले करते हैं फुल इंस्पायरेशन। कि फुल इंस्पायरेशन पे हम क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये है ना कि आपके पास क्या होता है, फुल इंस्पायरेशन जब आप पेशेंट से करवाते हो तो इरेटेड लंग्स आपको नजर आ जाती हैं। ठीक है, लंग्स फुली एक्सपेंड हो जाती है, सारा एयर जो है लंग्स में भर जाता है, एल्वोलाई बिल्कुल एयर फिल्ड नजर आता है आपको। ठीक है, तो उसमें आप अच्छे से एक पैथोलॉजी डायग्नोस कर सकते हो। सेकंड नंबर, आपको नो कार्डियोमेगली कंडीशन नजर आती है। नो कार्डियोमेगली, व्हाट इज कार्डियोमेगली? कार्डियोमेगली जब हार्ट आपके पास नॉर्मल साइज से इनलार्ज जो है वो नजर आता है, या सीटीआर आपसे का पास 50% से ज्यादा होता है, कार्डिक थोरेसिक रेशो, ये हमने पढ़ी हुई है 3rd 4th सेमेस्टर में ये चीजें। ठीक है, अब कार्डियोमेगली कंडीशन आपको नजर नहीं आती, इसके बनिस्बत अगर आप एक्सपायरेशन फुल एक्सपायरेशन पे करते हो तो क्या होता है, उसमें हार्ट की
ओपेसिटी इंक्रीज नजर आती है आपको, ठीक है, हार्ट ओपेसिटी इंक्रीज नजर आती है, जिसकी वजह से कार्डियोमेगली कंडीशन आपको नजर आएगी एंड देन मिस डायग्नोसिस होती है। तो हम क्या करते हैं, फुल इंस्पायरेटेड जो है वो कंडीशन लेते हैं पेशेंट के लिए, या पोजीशनिंग, ठीक है। थर्ड नंबर जो है ट्रेकिया इक्विडिस्टेंस नजर आता है, ट्रेकिया इक्विडिस्टेंस फ्रॉम क्लेविकल, ठीक है, क्लेविकल से ये आपके पास यहाँ पे क्लेविकल होती हैं, दरमियान में ट्रेकिया होता है, तो ट्रेकिया इक्विडिस्टेंस, यहाँ पे कोई डेविएशन वगैरह ऑकर नहीं होगी, ठीक है। एक तो हम चेस्ट एक्सरे की कंडीशन क्या है, फुल इंस्पायरेटेड व्यू पे हम ये वाली एक्सरे जो है वो करते हैं, स्पेशली चेस्ट एक्सरे। अब सेकंड नंबर जो है ना, विद नो रोटेशन, आपने ये एहतियात करनी है कि पेशेंट रोटेट ना हो। अगर पेशेंट आपके पास रोटेट हुआ तो आपके पास ट्रेकियल डेविएशन आ सकती है, एक कंडीशन ये अकर हो सकती है, ठीक है, ट्रेकियल डेविएशन। और सेकंड नंबर वही सीटीआर आपके पास क्या होगा, सीटीआर आपके पास डिस्टर्ब होगा, कार्डिक थोरेसिक रेशो 50% से ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से कार्डियोमेगली आपको अच्छे कार्डियोमेगली नजर आएगी, ठीक है, मिस डायग्नोज होगी। अब ये वाले पॉइंट तो हम समझ चुके हैं कि किस तरह सीटीआर, लेकिन अब ट्रेकियल डेविएशन का क्या मतलब है। ट्रेकियल डिविएशन का मतलब ये है ना कि जिस लंग में आपके पास डिजीज हो रहा है, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल इफ्यूजन, ठीक है, आप जानते होंगे, जिसमें प्लूरल फ्लूइड एलिवेट हो जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें होता है कि जब फॉर एग्जांपल इस वाले लंग में फ्लूइड एक्युमुलेशन हुई है, यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, लेकिन अब ट्रेकिया की डिविएशन यहाँ पे इस कंडीशन में, इस डिजीज में ट्रेकिया की डिविएशन ऑपोजिट साइड पे होगी, ठीक है। अब अगर प्लूरल इफ्यूजन इस वाले लंग में है तो ट्रेकिया की डिविएशन इस तरफ होगी, ठीक है। तो प्लूरल इफ्यूजन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रेकियल डिविएशन होती है ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द पैथोलॉजिकल लंग, ठीक है। तो अगर पेशेंट रोटेट होगा तो ट्रेकियल डिविएशन नजर आएगी, ट्रेकियल डिविएशन के साथ हम मिस डायग्नोस कर सकते हैं। अगर वो ऑपोजिट साइड पे है, अपने पास लिख लें, अगर वो ऑपोजिट साइड पे है तो मतलब ये है कि हम मिस डायग्नोस करते हैं कि ये प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है। अब ये ट्रेकियल डिविएशन आपके पास सेम साइड पे भी हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये कंडीशन है जिसमें सेम साइड पे होती है, फॉर एग्जाम्पल लंग कोलैप्स है यहाँ पे, ठीक है, तो ट्रेकियल डिविएशन भी लंग कोलैप्स वाले लंग में जो है वो ऑकर होगी, उसी की तरफ जो है ट्रेकिया डिविएट होगा, ठीक है। तो अगर सेम साइड डिविएशन है तो लंग कोलैप्स के साथ हम मिस डायग्नोस करते हैं, अगर ऑपोजिट साइड डिविएशन है तो हम प्लूरल इफ्यूजन के साथ उसको क्या करते हैं, मिस डायग्नोस करते हैं। तो ये चीजें आपने लाजमी याद रखनी है, ठीक है। अब चेस्ट एक्सरे में हमने थोड़ा सा तो इनकी व्यूज का पढ़ लिया, इनके कंडीशंस का पढ़ लिया। सबसे पहले हम आते हैं फर्स्ट नंबर डायफ्राम पे, ठीक है। अब व्हाट इज डायफ्राम, डायफ्राम हमारे पास एक ऐसा मसल है ना, एक ऐसा मसल है, ठीक है, जो हमारे पास सेपरेट करता है विथ सेपरेट thoracic एंड एब्डोमिनल रीजन्स ऑफ बॉडी, ठीक है। थोरेसिक और एब्डोमिनल को क्या करता है, ये सेपरेट करता है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम डायफ्राम की स्ट्रक्चर पे आ जाए, ये है डायफ्राम का स्ट्रक्चर, ठीक है, ये डायफ्राम है आपके पास, यहाँ पे जो है वो लंग्स होती हैं, ठीक है। अब डायफ्राम में आपने दो चीजों को देखना होता है। सबसे पहले आप देखते हैं बॉर्डर्स, ठीक है, आपको पता है ना कि डायफ्राम दो हीमी डायफ्राम से बना हुआ होता है, ठीक है, दो हीमी डायफ्राम्स होती हैं, एक राइट होता है और एक आपके पास लेफ्ट होता है, ठीक है। अब अगर राइट बॉर्डर की तरफ हम देखें ना तो राइट बॉर्डर लेफ्ट बॉर्डर से 2.5 इंचेस 2.5 सेंटीमीटर जो है ये ऊपर होता है। कौन सा वाला, राइट बॉर्डर। और ये किस वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना लिवर प्लेस्ड होता है, इसलिए थोड़ा सा एलिवेट आपको दिखता है या होता है, ठीक है। अब राइट बॉर्डर जो है ना, राइट बॉर्डर आपके पास स्मूथ होता है, ठीक है, और जो लेफ्ट बॉर्डर है ये थोड़ा सा आपके पास रफ नजर आता है, ठीक है। अब जो
राइट बॉर्डर है ना, ये एट द लेवल ऑफ 6th वर्टेब्रा प्रेजेंट होता है, और इससे 2.5 नीचे आपके पास लेफ्ट बॉर्डर जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये बॉर्डर्स के हवाले से आपने याद रखना है। जब बॉर्डर को आप एक्सरे पे इंटरप्रेट करते हो तो सबसे पहले इसका शेप देखना है, स्मूथ है, रफ है, कितने सेंटीमीटर ऊपर है, कितने सेंटीमीटर ये नीचे है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पे आप सीपी एंगल को चेक करते हो। ठीक है, सीपी एंगल, व्हाट इज सीपी एंगल? जो आपके पास लंग है ना, विद द डायफ्राम आपके पास एक एंगल बनाता है यहाँ पे। ठीक है, ये चेस्ट का रीजन हो गया, ये वाला आपके पास क्या है, ये सीपी एंगल है, कोस्टोफ्रीनिक एंगल। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरह एक कोस्टोफ्रीनिक एंगल होता है। अब इस कोस्टोफ्रीनिक एंगल ने शार्प होना है नॉर्मल कंडीशन में। ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में ये शार्प होगा। अगर ये शार्प ना हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि सीपी ब्लंट कंडीशन है, कोस्टोफ्रीनिक ब्लंट है। ठीक है, जब कोस्टोफ्रीनिक ब्लंट होगा ना, पहले तो मैं यहाँ शार्प का थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं। पहले शार्प इस तरह होता है। ठीक है, मैं आपको दिखा दूंगी इमेजेस, और जब ब्लंट होगा तो इस तरह होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे फ्लूइड एक्युमुलेशन हुई है, तो प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है। ठीक है, समझ आ गई है आपको? डायफ्राम में दो चीजें आपने इंटरप्रेट करनी होती है, एक बॉर्डर्स का, एक सीपी एंगल का, कोस्टोफ्रीनिक एंगल्स। ठीक है, बॉर्डर्स में हमने क्या देखना होता है, राइट बॉर्डर एंड लेफ्ट बॉर्डर। अच्छा, राइट बॉर्डर स्मूथ होता है, ठीक है, लेफ्ट बॉर्डर रफ क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एक कार्डिक नोच, हार्ट जो है ना विद इन कॉन्टेक्ट आ रहा होता है विद द डायफ्राम, जिसकी वजह से डायफ्राम आपको थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे जो है वो रफ दिखता है। ठीक है, दूसरा हमने ये देखना है कि इसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, राइट एंड लेफ्ट हीमी डायफ्राम एक दूसरे से 2.5 सेंटीमीटर पे एलिवेट कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद है मेडियास्टिनम। ठीक है, मेडियास्टिनम को थोड़ा सा हम इंटरप्रेट कर लेते हैं। सेकंड नंबर पे हम मेडियास्टिनम को इंटरप्रेट करते हैं। अब व्हाट इज मेडियास्टिनम? मेडियास्टिनम हमारे पास चेस्ट में एक ऐसा स्पेस होता है जिसने हाउस किया होता है वाइटल ऑर्गन्स को। जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स है, चाहे वो हार्ट है, ट्रेकिया है, इवन ग्लैंड्स है या आयोटा वगैरह है, सबको इसने हाउस किया होता है। ठीक है, या ये आपको सेपरेट करता है प्लेउरल कैविटीज को। ठीक है, अगर हम इसका लेटरल स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें ना, तो हमारे पास मेडियास्टिनम में ये आपके पास लेटरल साइड पे एक व्यू हम लेते हैं, ये सुपीरियर मेडियास्टिनम है, ये एंटीरियर मेडियास्टिनम है, ये मिडल मेडियास्टिनम है, एंड ये आपके पास पोस्टीरियर मेडियास्टिनम। ठीक है, ये एंटीरियर व्यू हो गई, ये पोस्टीरियर। तो ये और जो इंफीरियर मेडियास्टिनम, ये आपके पास पूरा इंफीरियर मेडियास्टिनम है। ठीक है, इंफीरियर मेडियास्टिनम एंड सुपीरियर मेडियास्टिनम को कौन डिवाइड करता है? यहाँ पे एक लाइन होता है जिसको हम स्टर्नल एंगल पे ड्रा करते हैं। ये बेस लाइन आपको सेपरेट करके देता है सुपीरियर मेडियास्टिनम एंड इंफीरियर मेडियास्टिनम को। ठीक है, अब क्या होता है कि मेडियास्टिनम में हमारे पास जो अयोटा होती है, आपको पता है कि एज के साथ साथ क्या, जब एज हमारे पास बढ़ती है ना, तो एज के साथ साथ इलास्टिसिटी वेसल्स में डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, उसके साथ ये अयोटा क्या, जब इलास्टिसिटी डिक्रीज होती जाती है तो अयोटा इलोंगेट होता जाता है। ठीक है, और पहले इन अयोटा में हमारे पास फोल्ड्स हुआ करते थे, लेकिन अब ये फोल्ड्स क्या करते हैं, ये इन फोल्ड्स की अनफोल्डिंग हो रही होती है। ठीक है, इन अनफोल्डिंग की वजह से क्या होता है, अपने पास ये पॉइंट्स नोट कर लें कि अनफोल्डिंग लीड्स टू डिविएशन। ठीक है, अब कौन सी चीज की डिविएशन होती है, और ये डिविएशन नॉर्मल डिविएशन होती है। ठीक है, मतलब विद एज आ रही होती है ये डेविएशन। ये नहीं है कि मतलब अनफोल्डिंग हो रही है, डिविएशन हो रही, तो ये कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है। जरूरी नहीं हर एक डिविएशन पैथोलॉजिकल हो, ये नॉर्मल डिविएशन टाइम के साथ साथ हो रही होती है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, ये आपके पास अयोटा है। ठीक है, ये है आपके पास क्या, ये है अयोटा। ठीक है, अयोटा का ये है आपके पास असेंडिंग अयोटा, ये है आर्च ऑफ अयोटा। ठीक है, एंड ये है डिसेंडिंग अयोटा। अब ये असेंडिंग अयोटा की डिविएशन
जब अनफोल्डिंग हो रही होती है तो इसकी डिविएशन हो रही होती है ऑन द राइट साइड, और जो डिसेंडिंग अयोटा होती है उनकी डिविएशन होती है टू द लेफ्ट साइड। वो ऑलरेडी प्रेजेंट तो होते हैं राइट साइड पे, लेकिन इनकी बेसिकली डिविएशन जो है वो हो रही होती है टू द राइट, और डिसेंडिंग अयोटा की हो रही होती है टू द लेफ्ट। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि डिविएशन कहाँ पर और कैसे हो रही है। ठीक है, थर्ड नंबर पे हम इंटरप्रेट करते हैं हाइलर स्ट्रक्चर्स को। हाइलर स्ट्रक्चर्स, अब पहले ये समझ लेते हैं ना कि हाइलम किसे कहते हैं। ठीक है, लंग्स में वो एरिया जहां पे वेसल्स, वेसल्स में क्या चीजें आती हैं, आर्टरीज प्लस वेन्स। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व्स, ये, और हाँ ब्रोंकाई भी। ठीक है, ब्रोंकसिस भी। ये लंग्स में एक ऐसी जगह जहां पे ये इंटर और आउट हो रही होती हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स, इनको हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम क्या कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं हाइलम। ठीक है, अब अगर चेस्ट रेडियोग्राफ पे आप हाइलम को इंटरप्रेट करते हो ना, तो ये आपके पास रेडियो ओपेक नजर आती है। ठीक है, रेडियो ओपेक मतलब इसकी जो है ओपेसिटी आपको ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, फिर फोर्थ नंबर आप लंग्स की तरफ आते हो, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस टॉपिक में। ठीक है, अब लंग्स का अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो लंग्स हमारे पास इस तरह का जो है वो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये राइट लंग है एंड लेफ्ट लंग है। सबसे पहले आप ये समझ लो कि राइट में आपके पास 2 लॉब्स होती हैं। ठीक है, अपनी नोट में पड़ी हुई है, और लेफ्ट में 3 लॉब्स होती हैं। राइट में एक फिशर होता है और लेफ्ट में आपके पास 3 लॉब्स होती हैं, तो ये 2 फिशर्स बनाता है। ठीक है, इस तरह इसमें हॉरी एक फिशर होता है, लेकिन वो हॉरिजेंटल फिशर होता है। और जो लेफ्ट होता है ना, इसमें हॉरिजेंटल फिशर भी होगा, साथ में आपके पास ओब्लीक, एक हॉरिजेंटल फिशर और दूसरा ओब्लीक फिशर भी आपके पास होगा। ठीक है, तो सबसे पहले फिशर्स के हवाले से ये बात याद रखनी है कि फिशर्स आपको नजर आएंगी चेस्ट रेडियोग्राफ पे। मैंने पहले भी बताया कि एक हॉरिजेंटल फिशर है, ये आपको फ्रंटल व्यू पे नजर आएगी। फ्रंटल व्यू कौन सा व्यू है, पीए व्यू। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, फिर बता रही हूँ। सेकंड नंबर है ओब्लीक फिशर। ओब्लीक फिशर आपको लेटरल व्यू पे अच्छे से इंटरप्रेट होगी। ठीक है, ये आपके पास हो गया फर्स्ट नंबर पॉइंट। फिर आप यहाँ पे देखते हो ना, सेकंड अपने पास नोट करें, ब्रेस्ट शेडोज देखते हो। ठीक है, सेकंड नंबर पे आप क्या इंटरप्रेट करते हो, ब्रेस्ट शेडोज। यहाँ पे आपके पास ब्रेस्ट शेडोज प्रेजेंट होती हैं, एंड साथ में आपके पास जो है वो निप्पल प्रेजेंट होंगी। अब एक ऐसी पेशेंट, एक ऐसी फीमेल जिनका आपने चेस्ट एक्सरे लिया, लेकिन उसका एक निपल नजर नहीं आया या एक ब्रेस्ट शेडो उसका इंटरप्रेट नहीं हुआ, देन आपने पेशेंट की हिस्ट्री देखनी है। अगर हिस्ट्री में उसका हुआ मेस्टेक्टोमी, मतलब मेस्टेक्टोमी ब्रेस्ट रिमूवल हुआ उसका हिस्ट्री में, देन आप कहते हो कि ठीक है यहाँ पे ब्रेस्ट रिमूव हो चुका है, यहाँ पे है, तो ठीक है ये नॉर्मल कंडीशन है, फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर, अगर आप हिस्ट्री चेक करते हो और उसमें नो मेस्टेक्टोमी का वर्ड है, ठीक है, मेस्टेक्टोमी उसने की ही नहीं, ब्रेस्ट उसने रिमूव नहीं किया, देन आप कहते हो कि यहाँ पे जो आपके पास नोड्यूल नजर आ रहा है ना, जो आपके पास शेडो नजर आ रही है, या तो वो आपके पास कोई ट्यूमर है, कोई नोड्यूल है, या यहाँ पे कोई एबनॉर्मेलिटी है जहां से आपको निपल नजर नहीं आ रहा। ठीक है, तो निपल के साथ मिसडायग्नोसिस विद द नोड्यूल नहीं करनी, आपके पेशेंट की हिस्ट्री चेक करनी होती है। दूसरा, मेस्टेक्टोमी में एक कंडीशन अकर होती है कि जहां से सॉफ्ट टिश्यूज है ना, ये आपके पास सॉफ्ट टिश्यूज है ना, ब्रेस्ट है, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज जब आपके पास हट जाते हैं, मेस्टेक्टोमी हो रही होती है और वो हट जाते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रांस रेडियंसी आपके पास नजर आती है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो, इट इज मीन बाय ट्रांस रेडियंसी, मतलब वो जगह आपके पास ब्लैक नजर आएगी। ठीक है, तो आप मेस्टेक्टोमी का जो है यहाँ से भी कर सकते हो कि यहाँ सॉफ्ट टिश्यूज रिमूव हुए हैं, तो यहाँ पे एरिया थोड़ा सा ज्यादा ब्लैक नजर आ रहा है। ठीक है, तो थर्ड सेकंड नंबर ब्रेस्ट को आपने इंटरप्रेट किया, साथ में फीमेल की हिस्ट्री को आप चेक करते हो। थर्ड नंबर सीपी एंगल को देखते हो, एंड सीपी एंगल आपके पास कहाँ पे होती है, मैंने कहा ना कि यहाँ पे आपके पास शार्प सीपी एंगल होगा, शार्प नहीं होगा, ब्लंट होगा, तो प्लूरल इफ्यूजन की कंडीशन है, या और भी अपॉर्चुनिस्टिक कंडीशंस हो सकती हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर अपने पास नोट कर लें कि यहाँ पे जो पेरिफेरीज ऑफ लंग्स होती है ना, पेरिफेरीज ऑफ लंग्स ये वाली, ठीक है,
यहाँ यहाँ आपके पास ब्लड वेसल्स नज़र आएंगी, ठीक है। ब्लड वेसल्स में ब्लड आपको जो है वो विजुअलाइज होगा, लेकिन वो पेरिफ्रीज में, सिर्फ पेरिफ्रीज में होगा, ठीक है। और जो पेरेन्काइमल जो थ्रू आउट लंग है ना, थ्रू आउट लंग, उसमें कोई एज सच स्ट्रक्चर नहीं नजर नहीं आएगा, वो सारा आपके पास ब्लैक नजर आएगा, ठीक है। अगर वहां पे कोई ब्रोंकाई में एयर नजर आया, ठीक है, ब्रोंकाई वॉल में कोई एयर आपके पास इंटरप्रेट हुआ, तो ये आपके पास पॉजिटिव ब्रोंकोग्राम कंडीशन है, ठीक है। एंड पॉजिटिव ब्रोंकोग्राम आप कहते हो कि बहुत से पैथोलॉजिकल कंडीशन में होता है। ब्रोंकाई में नॉर्मली एयर नजर नहीं आएगा, जब नजर आएगा वो पॉजिटिव ब्रोंकोग्राम है और वो जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन को डायग्नोज आपके पास कर रहा है, ठीक है। तो ये आप 4th नंबर पे पेरिफ्रीज ऑफ लंग्स को या पेरेन्काइमल टिश्यूज को जो है वो चेक करते हो चेस्ट एक्सरेज में, ठीक है। अब आ जाए हम इंटीग्रिटी ऑफ रिब्स को चेक करते हैं, बोन्स को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। इंटीग्रिटी ऑफ रिब्स। अब इंटीग्रिटी ऑफ रिब्स, अगर आप कहते हो कि हमारे पास नोचिंग ऑफ रिब्स हो रही है, ठीक है, रिब्स की नोचिंग हो रही है, या जिसको हम मोस्टली इरोजन कहते हैं, ठीक है। एक साइड पे आप रिब कहते हो कि ये आपके पास स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मतलब अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन एक साइड पे आपके पास उसकी थोड़ी सी इरोजन हुई है, थोड़ी सी नोचिंग हुई है, ठीक है। तो क्या करते हो, वो आपके पास इंडिकेट कर रहा होता है कि यहाँ पे कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा है, ठीक है, कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा। अब कैसे कोआर्क्टेशन लीड करता है नोचिंग ऑफ रिब की, मैं आपको एक साइकिल से बताती हूँ, ठीक है। कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा में पता है क्या होता है, यहाँ पे कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा में होता है नैरोविंग ऑफ अयोटा। जब यहाँ पे नैरोविंग हो जाती है तो ब्लड सप्लाई इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और ब्लड सप्लाई जब इफेक्ट होगा तो वो तो हर जगह को इफेक्ट होगा, क्योंकि अयोटा तो बॉडी के हर जगह को जो है ब्लड सप्लाई कर रही होती है। तो स्पेशली जब वो इंटरकोस्टल आर्टरीज को इफेक्ट करता है ना, इंटरकोस्टल आर्टरीज के ब्लड सप्लाई को डिसरप्ट करता है, वो लीड करता है टू द नॉचिंग ऑफ रिब्स, इरोजन ऑफ रिब्स, ठीक है, विच इंडिकेट कोआर्क्टेशन ऑफ अयोटा, ठीक है। तो ये इस तरह की पैथोफिजियोलॉजी है इसकी कि कोआर्क्टेशन से क्या होता है, नॉचिंग ऑफ रिब्स या इरोजन ऑफ द रिब्स, ठीक है। तो ये आपके पास सारा हो गया एक्सरेज के हवाले से या चेस्ट एक्सरेज के हवाले से, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, सेल शेप साइन है हमारे पास, वो मैंने नहीं किया डिस्कस। सेल शेप साइन है, ठीक है। अब सेल शेप साइन आपके पास किस तरह नजर आएगी, एक यंग चिल्ड्रन है, ठीक है, एक यंग चाइल्ड है आपके पास, उसमें ये फॉर एग्जांपल इसका चेस्ट एक्सरे आ गया और उसमें एक इतना बड़ा थाइमस नजर आया, ठीक है। नॉर्मली आपके पास थाइमस नजर आता ही नहीं एडल्ट्स में, ये याद रखना है, एडल्ट्स में थाइमस नजर नहीं आता, लेकिन अगर यंग चिल्ड्रन है इतना बड़ा थाइमस आपको नजर आएगा, ठीक है। अब आप इसको मिसडायग्नोज कर सकते हो, कोई स्वेलिंग वगैरह हुई है, ये हुई है वो, लेकिन नहीं, ये नॉर्मल शेप है, इसको हम सेल शेप साइन कहते हैं। ये नॉर्मली चिल्ड्रन में जो है ना थाइमस को इंडिकेट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये ऑस्पी के हवाले से ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको इमेजेस दी गई होती है, ये नॉर्मल है, एबनॉर्मल है, आपने कहना है नॉर्मल है, फिर कहते हैं कि कौन सी शेप का है, तो आपने कहते हैं इसको क्या कहते हैं, सेल शेप साइन, इसको कहते हैं, ये यंग चिल्ड्रन में ओकर होता है, ठीक है। तो इसकी डायग्राम अगर आप देख लें तो 21 पेज में देख लें, ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी किया हुआ है, इतना बड़ा थाइमस जो है वो चिल्ड्रन में आपके पास नजर आता है, जिसको आपने मिसडायग्नोज नहीं करना विद एनी कंसोलिडेशन या विद एनी कोलैप्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चेस्ट एक्सरे खत्म हो जाती है। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कंप्यूटर टोमोग्राफी पे, एमआरआई पे, एंड देन सो ऑन, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।